Good morning to all of you students. Today we are going to start a chapter that is work and energy. आज हम आप सभी लोगों के सामने एक चैप्टर वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम सभी लोग जानेंगे कि वर्क क्या होता है एंड साथ ही साथ जो वर्क करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है दैट इज आवर एनर्जी। इन दोनों के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। So we are going to have two main topic. First one is work and second one is energy. So let's start with work. तो सबसे पहले हम वर्क से स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग हर दिन कई प्रकार के वर्क करते हैं लाइक डांसिंग, रनिंग, थिंकिंग, वॉकिंग, लिफ्टिंग, टॉकिंग, ऑल दीज आर काइंड ऑफ वर्क। ये सभी जो हैं वर्क के प्रकार ही तो हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर या साइंस में जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम इस प्रकार के वर्क को रिगार्ड नहीं करते। साइंस में हम केवल उन वर्क को रिगार्ड करते हैं जिनमें हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो। अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और बॉडी पर फोर्स लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि सम वर्क हैज टू बी डन, कुछ कार्य किया गया है। लेकिन अगर हमने बहुत सारा कार्य किया लेकिन उस कार्य को करने के बाद भी कोई डिस्प्लेसमेंट न हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे वर्क इज गोइंग टू बी जीरो। जो हमने वर्क किया है वह जीरो है। सो इसी प्रकार से एनर्जी, जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमें क्या देती है? ये हमें कार्य करने की क्षमता देती है। सिंपल टर्म में एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी होती है। हम जो वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी होगी तभी तो वर्क कर रहे हैं, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड दैट वी ईट। इन अ सिमिलर मैनर जब हम फूड ईट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को हम अलग अलग टाइप्स में यूज करते हैं, रनिंग में, वॉकिंग में, लिफ्टिंग में, जंपिंग में, तो उससे हम वर्क भी कर पाते हैं। तो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। सो एक थ्योरम भी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि इन दोनों को बताता है कि जो वर्क होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और जो एनर्जी होती है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इनके बारे में जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विद वर्क। वर्क हम अपनी डेली, जैसे हमने आपसे बताया, इन डेली लाइफ हमारी डेली लाइफ है उसमें जो वर्क होते हैं, वर्क की कंडीशन हमारी रहती है किसी in our daily life we are going to do different types of work like walking, thinking, talking, dancing, etc. These are all kind of work we are going to have. So in daily life, walking, thinking, talking, dancing, all these are the kind of work we are going to have. What in reality, what is the real definition of work in physics is this, कि जब हम किसी बॉडी पर वर्क कर रहे हैं, सपोज कीजिए ये हमारी एक बॉडी है
इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, और एफ फोर्स लगाने से उसमें एस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि सम वर्क इज गोइंग टू बी डन, दैट इज वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस। जो वर्क होता है एफ एस के बराबर होता है। नेक्स्ट, जो वर्क होता है उसे हम कह सकते हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वर्क is defined as is the product of force and displacement। जो वर्क होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, एंड टू बी डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। W is the work and the product of force and displacement। Now हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है F इंटू एस के बराबर हमारे पास फॉर्मूला बन करके आता है। Now यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स नॉट अ स्केलर, इट्स अ वेक्टर। एक्चुअली फोर्स इज गोइंग टू वेक्टर क्वांटिटी, एंड जो हमारा एस डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो हमारा वर्क है इट इज एक्चुअली एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी। सो यहां पर फोर्स हमारी डायरेक्शन पे इंपैक्ट करेगी, डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन में इंपैक्ट करेगा, लेकिन वर्क का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर इंपैक्ट नहीं करता। नेगेटिव पॉजिटिव हम केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए रहे हैं। सो हमारा जो वर्क रहता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट हम इसलिए भी कह सकते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब हमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना हो और उसे स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन करनी हो तो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वहीं अगर हमें दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करके थर्ड क्वांटिटी भी वेक्टर ही चाहिए तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ऐसी कंडीशन में। So in this condition our work is going to be an scalar। So we also see that work is the dot product of force and displacement। हम ये कह सकते हैं work is the dot product of force and displacement। force and displacement, जो वर्क होता है वो डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। Work is the dot product of force and displacement, that is work equals to F vector dot S vector। इसके बराबर हमारा ये वर्क होता है। अगर हमारे पास हम वर्क को यहां पर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड की यूनिट वेक्टर हमारे वर्क का होता है एज इट्स वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर आता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के बराबर हमारे पास आता है, तो इन दोनों का हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास वर्क निकल के आता है डब्ल्यू। सो वी हैव डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं। सो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड
के यूनिट वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट विद, इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे विद एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यूनिट वेक्टर के साथ इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। आप सभी को डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन पता होगी। डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती है? आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, जो होता है 1 के बराबर होता है। तो सिंगल का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो 1 के बराबर मिलता है, और डिसिंगल जो होती है और उनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें 0 ऑप्टेन होता है। दैट इज आई क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस आई आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई। ये जो होती हैं ये 0 के बराबर हमें ऑब्टेन होते हैं। ऑल दीज आर इक्वल्स टू 0। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई सेपरेटली एंड लुक एट दिस। सो वर्क हमारे पास निकल करके आता है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के यूनिट वेक्टर के बराबर हमारे पास वक्त निकल करके आता है। हमने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यूनिट वेक्टर के बराबर हमारे पास वेक्टर बनते हैं। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क इक्वल्स टू हम एफ एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में। एफ एक्स आई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई एफ वाई जे का मल्टीप्लाई हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की में करेंगे, एंड यहां पर एफ जेड के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यूनिट वेक्टर के साथ करेंगे। नाउ अब हम 1 बाई 1 करके देखते चलेंगे इनको। फर्स्ट नोट डाउन यहां पर आप देखिए जरा, जो W है हमारा वो एफ एक्स आई डॉट यहां पर एक्स आई यूनिट वेक्टर, फिर प्लस यूनिट वेक्टर है यहां पर प्लस एफ एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, not plus, it is multiply here, it is going to be multiply here. Similarly हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो क्या बनेगा एफ एक्स आई डॉट जेड के यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू बनती है। लेट मी क्लोज इट। नाउ हम यहां पर भी यही सिमिलर फॉर्मेट करेंगे एफ वाई जे डॉट एक्स आई प्लस एफ वाई डॉट वाई जे एंड प्लस एफ वाई डॉट ओके एफ बार जे डॉट जेड जेड के tech. And here we multiply this similarly plus here take it in bracket. यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है एफ जेड के वेक्टर डॉट एक्स आई प्लस
एफ जेड के यूनिट वेक्टर डॉट बाई जे प्लस एफ जेड के यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर डॉट जेड के यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू बनती है। यहां पर आप देखिए, यहां पर जब हम इसे लेंगे तो यहां पर i और j है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, और जैसे हम जानते हैं i j का प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये होल टर्म बिकम इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें i और j का प्रोडक्ट हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, यहाँ i और k यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है। i और k यूनिट वेक्टर का ऐसे वेक्टर कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 के बराबर है, तो ये टर्म भी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ कम हियर, एफ वाई एक्स जे एंड आई, यहाँ j और i हैं तो अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो ये वाला भी टर्म हमारा 0 के बराबर होता है। यहाँ देखिए, अपोजिट साइन आर गुड, अपोजिट यूनिट वेक्टर अगर हैं, उनका प्रोडक्ट हो रहा है डॉट प्रोडक्ट कंडीशन में, तो हमारा ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। अभी हम इसमें जे हैं, सिमिलर है, इन्हें थोड़ी देर बाद देखेंगे। यहाँ जे और के, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, सिमिलर रीजन। अगेन यहाँ पे के एंड आई है, तो ये भी अपोजिट है, ये भी हमारा 0, के एंड जे है, तो ये भी हमारा 0, तो ये सब हमारे 0 के बराबर वैल्यू हो गई। नाउ विद व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, उसे हम यहां लिख लेंगे जरा। तो हमारे पास वर्क का जो मिला वो मिला, एक बचता है ये, यहां पर इसे हम लिखते हैं x एफ एक्स एंड आई डॉट आई के बराबर। इधर सब 0 हो गए, +0 +0 कुछ ऐसे बना। फिर सेकंड वाली में हमें मिलता है एफ बाई, ऐसे पहले हम इसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा 0 था, उसके बाद बाई एफ वाई जे डॉट जे वेक्टर +0, ये रहा। इसके बाद थर्ड टर्म जो हमारा निकल के आया, उसमें ये भी 0 था, ये भी 0 था, ये दोनों हमारे 0 के बराबर थे, और यहाँ प्लस जेड एफ जेड के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर के बराबर हमें स्पेलिंग करके आती है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, और इन वैल्यूज को हम यहाँ पर जानते हैं ये 1 के बराबर होती है, और सिमिलर है, तो 1 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। वी ऑब्टेन द वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1। सो व्हाट वी गेट, w इक्वल्स टू x एफ एक्स प्लस, यहाँ ये भी बन हो जाएगा एफ वाई प्लस जेड एफ वो जेड एफ जेड के बराबर हमारे पास वैल्यू बनेगी, रेट्स एंड वैल्यू। तो ये हमारे पास वर्क का एक फॉर्मूला निकल करके आता है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्मूला फॉर वर्क वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ if we are not going to this hard, we are going to see only till here, note it down.
तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है। इसमें हम अगर हम डायरेक्ट इसे निकालना चाहें, शॉर्ट ट्रिक से अगर इसे निकालना चाहें, तो हम इतना सब कुछ मल्टीप्लाई न करने की बजाय केवल हम यहाँ इसे देखेंगे और fx वाले को i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ऑटोमेटिकली हमें पता है बाकी सब टर्म जो हैं वो तो वैसे भी जीरो ही हो जाने हैं और ओनली वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद अ सिंगल टर्म लाइक दिस and other term going to get zero automatically। बाकी सारे टर्म जो हैं ऑटोमेटिकली जीरो होते चले जाएंगे। सो यहाँ देखिए आई डॉट आई करने पर हमें यहाँ मिलता है एफ एक्स। आई डॉट आई था, जीरो हो गया तो एक्स आगे लिख दिया, एफ एक्स हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ जे हम यहाँ नहीं लिखेंगे, केवल जे को देखेंगे, बाकी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनता है प्लस वाई एफ वाई। सिमिलरली के और के वेक्टर जो है इन दोनों को अगर हम लें तो जेड एफ जेड के बराबर हमारे पास वैल्यू बनती है, दैट्स द वैल्यू ऑफ वर्क विच इज सिमिलर टू अबव। हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं, केवल इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमें यही वैल्यू मिलेगी जो कि हमें यहां से ऑब्टेन हो रही थी। सो नोट डाउन। सो हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आ गए हैं वर्क के। पहला फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क हमने ये बता दिया कि वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। द वर्क वी आर गोइंग टू हैव इज एन स्केलर क्वांटिटी। जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी जो हमारे पास वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है, ओनली मैग्नीट्यूड मैटर, डायरेक्शन। नाउ जो वर्क है उसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट डायमेंशन। नेक्स्ट थोड़ा सा हम देख लेते हैं एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और जी। जो वर्क की एसआई यूनिट होती है वो जूल के बराबर होती है एंड जो वर्क के डायमेंशंस होते हैं और वर्क का डायमेंशन हमें निकालना चाहें, डायमेंशन ऑफ वर्क डन बाय एन बॉडी, डन बाय द बॉडी। देखिए जो बॉडी वर्क कर रही है उसका क्या डायमेंशन निकलेगा, जरा अब हम इसे एक बार नोटिफाई करते हैं। पहले वर्क जो है फॉर्मूला है एफ इंटू एस। एफ और एस के बराबर हमारे वर्क का फॉर्मूला आ रहा है और यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स अगर हम सिंपल समझाएं तो ये होती है एम ए। फोर्स हमारी एम ए के बराबर होती है। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन जो होता है v अपॉन टी के बराबर होता है एंड जो हमारी वेलोसिटी होती है वो लेंथ अपॉन टाइम के बराबर होती है, इक्वल्स टू एल अपॉन टी का होल स्क्वायर है, एस अपॉन टी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम शॉर्टेस्ट में जाना चाहें तो हम कह सकते हैं। साथ ही साथ टी को अगर ऊपर ले जाओ तो एम एस टू टी टू। ओहो नो 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 नो,
ही बार रहेगा, एस तो एक ही बार रहेगा, टी 2 बार आ जाएगा और यहाँ माइनस के 2 आ जाएंगे अगर हम शॉर्ट से शॉर्ट जाए। लेकिन हमें इतना शॉर्ट नहीं जाना पड़ता, हम जानते हैं मास की डायमेंशन होती है m, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डायमेंशन होता है l और टाइम का माइनस टाइम का t। हमारे फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है। अगर हम ऐसे भी ना समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी फोर्स है यहाँ मास है, मास m, एक्सेलरेशन जो होता है l t-2 के बराबर हमें डायमेंशन देता है। mlt-2 के बराबर डायमेंशन है हमारी फोर्स का। जब फोर्स का डायमेंशन mlt-2 है तो वर्क का डायमेंशन हमारा क्या होना चाहिए, F इंटू एस के बराबर हमारे वर्क का डायमेंशन आना चाहिए। सो हमारे पास फोर्स जो है वो mlt-2 एंड डिस्प्लेसमेंट डॉट एल के बराबर है। नाउ यहाँ पर L जो है 2 बार है तो यहाँ पर ml2t-2 ml2t-2 is going to be the dimension of the work। जो हमारा वर्क है उसका डायमेंशन ml2t-2 के बराबर निकल करके आएगा। ml2t-2 के बराबर हमारे वर्क का डायमेंशन बनता है। अब देखिए किस प्रकार के वर्क का ये डायमेंशन है। जो हमने ये डायमेंशन निकाला ये किस प्रकार के वर्क का डायमेंशन माना जाएगा, तो आंसर है ऑल टाइप ऑफ वर्क। हम किसी भी प्रकार का वर्क करें ये हर प्रकार के वर्क का डायमेंशन है। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी तरीके मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो वो डायमेंशन कुछ और होंगे। अगर हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं या किसी और प्रकार का वर्क कर रहे हैं तो डायमेंशन बदल जाएंगे। अगर वर्क है तो डायमेंशन वही रहेंगे। जिस प्रकार से हम कहते हैं फोर्स, चाहे फोर्स ग्रेविटेशन हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, न्यूक्लियर हो या वीक हो, अगर फोर्स है तो उसका डायमेंशन हमेशा के लिए जो रहेगा वो mlt-2 रहेगा। इसी प्रकार से चाहे हमारा कोई भी वर्क हो, डांसिंग में हो, थिंकिंग में, किसी भी तरीके का हो, जो वर्क हमारी फिजिक्स अलाउ करती है, जो कहती है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है तो हमारा वर्क जो है माना जाएगा और उसके डायमेंशन यही रहेंगे। डायमेंशन आर नॉट गोइंग टू बी चेंज, दे विल रिमेन सेम इन ऑल द कंडीशंस। सारी कंडीशंस के लिए जो हमारे डायमेंशंस हैं वो यही रहेंगे। वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट। सेकेंड थिंग इज दिस कि हम कहें वन ऐसा यूनिट जो मैंने बताई जूल होती है, तो दूसरी यूनिट भी होती है दैट इज न्यूटन मीटर। और ऐसा यूनिट नहीं लेकिन अदर यूनिट में न्यूटन मीटर भी आती है। अदर यूनिट्स में हमारी न्यूटन मीटर भी आती है। तो न्यूटन मीटर कितना वैल्यू होता है, नन वन न्यूटन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन वन जूल, डिफाइन वन जूल। एक जूल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसमें कहेंगे कि वन जूल उतना वर्क है जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। 1 न्यूटन की फोर्स लगाने से उसमें अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है किसी बॉडी में, अगर हम 1 जूल का वर्क कर कह रहे हैं तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है 1 मीटर का आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू 1 जूल। सो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। जो हमारा 1 जूल है वो इसके बराबर बनेगा। 1 जूल बिकम इक्वल्स टू दिस। So 1 joule of work done equal to 1 Newton meter is equals to 1 Newton meters। ये हमारे वर्क का फॉर्मूला होता है। नोट इट डाउन।
नाउ क्या हो कि जब हम वर्क कर रहे हैं, वो वर्क जो है हम कर रहे हैं वाई मेकिंग एन एंगल, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में न होने की बजाय, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में न होने की बजाय उन दोनों के बीच में अगर एक एंगल हो तो हमारे पास क्या वर्क बनेगा? सो वर्क डन by the body having an angle theta in between force and डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच में जो एक एंगल थीटा है, इसके बेसिस पर हमारा वर्क किस प्रकार से डिफाइन होता है। हाउ वी डिफाइन आवर वर्क व्हेन देयर इज एन एंगल इन बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में जो हमारा वर्क है वो किस प्रकार से डिफाइन होगा। तो वर्क हम कहें कि अगर हमारी कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है इधर एस डिस्प्लेसमेंट कर रही है और उस पर एक फोर्स लग रही है एफ, और इनके बीच में हमारा एक एंगल है डेट इज थीटा। थीटा एंगल इनके बीच में बना हुआ है। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं, जिसके कारण उसमें एक एंगल बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो वर्क होगा वो इस एंगल पर भी डिपेंड करेगा। दैट वर्क डिपेंड ऑन दिस एंगल टू। सो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला ऐसी कंडीशन होगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर हम कह सकते हैं। साथ ही साथ हम इस वर्क को एफ एस कॉस थीटा भी कह सकते हैं। एफ एस कॉस थीटा के बराबर हमारा वर्क है, हम ये कह सकते हैं। एफ एस कॉस थीटा के बराबर हमारा वर्क निकलेगा। नाउ यहां पर अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ थीटा। लेकिन अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, केवल हम यहां देखेंगे कि वर्क जो है हमारा एफ एस कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा। इस तरीके से हमारे वर्क का फॉर्मूला बनता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा वर्क है वो तीन क्वांटिटी में डिपेंड कर रहा है। सो इफ एनीवन आस्क्स फ्रॉम अस ऑन व्हाट फैक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वर्क डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वर्क एक्चुअल में डिपेंड करता है, तो वो हमारे पास तीन ऐसे फैक्टर निकल करके आते हैं जिन पर कि हमारा वर्क डिपेंड करता है। और वो तीन फैक्टर कौन कौन से हैं, लेट अस सी। फर्स्ट वन इज फोर्स। फर्स्ट वन हमारा फोर्स है। अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा, सपोज कीजिए अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाता हूं, जीरो है, मेरा जो फोर्स लगाया है वो जीरो ही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी मेरा वर्क क्या होगा, मेरा वर्क जो होगा एफ एस से वर्क हमारा जीरो ही होगा, क्योंकि कोई फोर्स उस पर नहीं लग रही है। तो जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगती है तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं वर्क इज गोइंग टू बी जीरो। जो वर्क है बॉडी के द्वारा जो किया जा रहा है वो जीरो के बराबर है। सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन आती है वो कंडीशन आती है यहां से, सेकंड वन। सेकंड कंडीशन हमारी ये कहती है कि अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, if there is no displacement going to be happen in a body, in this case our work is also going to be zero। सपोज कीजिए अगर मेरे पास ये बॉल है, इट इज अ बॉल आई गो टू हैव, इस तरीके से मेरे पास ये बॉल है, ऐसे
मेरे पास ये एक बॉल थी और हमने इस पर बहुत सारा फोर्स लगाया। I am going to apply a lot of force on it. What lot of force I am going to apply on it? What happening is what? After applying lot of this force, the displacement going to be nothing. Displacement is going to be nothing. So in this condition too, our work, that is F into S, work is also going to be जीरो। जो हमारा वर्क है वो इस कंडीशन में भी हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी जो हमारा वर्क है वो जीरो के बराबर आएगा। चाहे हम कितना भी फोर्स लगा लें, अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं आ रहा है या फोर्स हमारी जीरो है, तो ये दोनों कंडीशन हैं जिनमें कि हमारा वर्क जीरो रहेगा। लेकिन क्या कोई ऐसी कंडीशन है, या हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है, आफ्टर ऑल दीज थिंग इवन द वर्क इज गोइंग टू बी जीरो। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हमारा वर्क निकल के आ रहा है वो जीरो के बराबर आ रहा है। द वर्क गोइंग टू डन बाय अस इज इक्वल्स टू जीरो। हाउ इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल? हमने फोर्स भी लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी किया है, तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारा वर्क जीरो हो सकता है? सो आंसर इज यस। एक कंडीशन हमारे पास रह गई है जो कि हमने देखा नहीं, वो है हमारा एंगल। हमारा जो वर्क है वो केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे ही नहीं, एक एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, दैट इज थीटा। हमारा जो वर्क है वो थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा एंगल चेंज होगा तो हमारा वर्क भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो एंगल अगर दोनों को हम न देखें और थर्ड क्वांटिटी केवल एंगल हो तो भी हमारा वर्क में चेंज आ सकता है। देयर मस्ट मे बी चेंज going to occur in the work done by us due to this angle in between the force and displacement। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसकी वजह से भी चेंज देखने को मिल सकता है। सो एंगल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। जो एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कंडीशन के अंदर। अब देखिए, अब एंगल के बेसिस पर हम जरा इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम वर्क एंगल के बेसिस पे हम बात करें तो वर्क जो है कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा और कब नेगेटिव होगा। असल में वर्क को हम पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कहते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करते। केवल हम अपने वर्क के बेसिस पर कि हम सिस्टम को दे रहे हैं या सिस्टम से ले रहे हैं या सिस्टम पर काम किया जा रहा है या सिस्टम से वर्क लिया जा रहा है, इस बेसिस पर हम कहते हैं। वट वर्क की एक्चुअल क्वांटिटी होती है वो फिक्स ही रहती है, इसीलिए हमने वर्क को हमने पॉजिटिव बोलता है। हमने बोला है वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि हम ये पता कर सकें कि सिस्टम से ले रहे हैं या सिस्टम को दे रहे हैं, बट एक्चुअल जो उसका मैग्नीट्यूड है उसे इससे इम्पैक्ट नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ सो वर्क जो है बॉडी जो कर रही है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, और साथ साथ एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशन में हमारा वर्क जीरो होगा, इसे हम जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस बेसिस पर हम कहेंगे, इसे हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी हम दोबारा से एक क्विक रिवीजन लेंगे
कि हमने अभी भी क्या क्या सीखा है। ठीक, नोट डाउन। तो आज हमने जाना वर्क के बारे में। आज हमने वर्क के बारे में डिस्कशन किया। हमने जाना हमने जाना कि डेली लाइफ में जो हम अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, जिन्हें हम वर्क करते हैं, हम बहुत देर तक कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पर बैठ करके वर्क कर टाइपिंग कर रहे हैं, नोटबुक पर लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, चल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। ये सभी जो होते हैं डेली लाइफ में हम इन्हें वर्क ही कहते हैं। बट फिजिक्स में जब हम आते हैं तो वर्क जो होता है उसकी एक अलग डेफिनेशन होती है। देयर इज ए डिफरेंट डेफिनेशन फॉर द वर्क। और वो डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है तो नेसेसरी कंडीशन उसकी ये रहती है कि वर्क करने पर उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हो। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए। अगर उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी ने वर्क किया, अदरवाइज नो वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय दिस बॉडी। इसी बेसिस पर हमने बताया जो वर्क होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वर्क इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, उसे हम वर्क कहते हैं। वर्क को W से डिनोट किया जाता है और ये जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इवन वर्क को हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कहते हैं। इसके बावजूद भी हमारा वर्क जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फोर्स, एंगल इन देम, डिस्प्लेसमेंट और नॉन डिस्प्लेसमेंट। इन सब बेसिस पर हमारा वर्क है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। बट उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज देखने को नहीं आता है, इसलिए हमने उसे स्केलर क्वांटिटी ही रिगार्ड किया है। वी रिगार्ड इट एज द स्केलर क्वांटिटी। एंड हमने जैसा देखा वर्क का जो मल्टीप्लाई हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हो रहा है, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हमारे वेक्टर क्वांटिटीज होती है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर गोइंग टू बी आवर वेक्टर क्वांटिटीज। और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट करने पर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। प्रोडक्ट करने पर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। ये कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर होता है? ये होता है डॉट प्रोडक्ट के केस में। और डॉट प्रोडक्ट के केस में हमारे पास जो वर्क आ रहा है वो स्केलर आ रहा है। इसीलिए हम वर्क को डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर के एक स्केलर दे रहे हैं। हमने आपको जैसा बताया था प्रीवियसली भी, आपको पता होगा कि अगर स्केलर का मल्टीप्लाई स्केलर में होता है तो स्केलर मिलता है। अगर एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर हम स्केलर से करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी ही ऑब्टेन होती है। अगर हमारा स्केलर का मल्टीप्लाई स्केलर से होता है तो हमें स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। अगर हमारा स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर से हो रहा है तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। लेकिन अगर हमारा मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स के बीच में है, वेक्टर दोनों वेक्टर ही हैं, तो ऐसी कंडीशन में दो कंडीशंस निकलती हैं। और उन दो कंडीशन में हम देख सकते हैं अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से हमें स्केलर मिलता है और दो वेक्टर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका मल्टीप्लाई करने से हमें स्केलर मिल रहा है,
ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। वहीं और हम इसे नोट करते हैं b डॉट b वेक्टर वेक्टर। वहीं दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से हमें अगर वेक्टर ही ऑब्टेन हो रहा है, मतलब कि दो वेक्टर हैं और मल्टीप्लाई करने से वेक्टर क्वांटिटी ही ऑब्टेन हो रही है, तो हम उसे कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें स्केलर का स्केलर में मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है वो हमारा रहता है वर्क, और इसमें जो रहता है टॉर्क। नेक्स्ट हमने यहाँ पर यह भी हमें पता होना चाहिए कि हमने बताया था आपको कि अगर हम आई का मल्टीप्लाई आई में करते हैं, जे का मल्टीप्लाई जे में करते हैं, के का मल्टीप्लाई के में करते हैं, तो हमें 1 ऑब्टेन होता है। वहीं अगर डिस्क्रिमिनेंट होते हैं आई जे जे के आई, तो ऐसी कंडीशन में हमें वर्क जो मिलता है, जो हमें वर्क मिलता है इनका, वो 0 के बराबर ऑब्टेन होता है। इसके अलावा जो हमारे पास वेक्टर नोटेशन में अगर हम 3 डायमेंशनल फोर्स की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एफ हमारे पास बनता है एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट एक्स आई वाई जे जेड के बराबर बनता है। और जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट आई का आई से, जे का जे से, तो हमारे पास एक्स आई बाई एफ वाई जेड एफ वाई के बराबर वैल्यू बनती है हमारे वर्ग की। और बाकी जो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें आई जे जे अपोजिट आ रहे हैं, वो सारी क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली 0 हो जाती हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। नेक्स्ट वन, जो ऐसा यूनिट होती है वर्क की, वो जूल होती है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू जूल और न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर अदर यूनिट में हम बात करें तो कैलोरी भी हमारी एक यूनिट होती है वर्क की, जिसके अंदर जो 1 कैलोरी होती है 1 CL इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। जो 1 कैलोरी होती है वो 4.18 जूल के बराबर हमारे पास वैल्यू हमें देती है। 1 कैलोरी की वैल्यू जो होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ द वर्क डन बाय द बॉडी। जो वर्क किया जा रहा है उसकी डायमेंशन क्या होती है? तो हमने डायमेंशन फोर्स डायमेंशन देखी mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का देखा डायमेंशन L। mlt-2 डॉट L किया तो ml2t-2 के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। इट इज अ वैल्यू ऑफ द इट इज अ डायमेंशन ऑफ द वर्क दैट वी आर गोइंग टू हैव। नाउ डिफाइन 1 जूल। अगर हम 1 जूल को डिफाइन करना चाहें, तो अगर हम कहें 1 न्यूटन फोर्स लगाने से किसी बॉडी के अंदर, अगर 1 न्यूटन फोर्स हमने लगाई और 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, on applying 1 Newton force, there is displacement of 1 meter, then we are going to say 1 joule of work is going to be done by that body। तो हम कहेंगे कि 1 जूल का वर्क जो है बॉडी के द्वारा किया गया है। तो हमने यहां तक की बात जानी। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि वर्क होता है दो बॉडी, दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उनके बीच में एक एंगल हो, और उन दोनों के बीच में अगर एंगल हो तो ऐसी कंडीशन में किस प्रकार से हमारा वर्क इम्पैक्ट होता है, अब हम जरा यहाँ देखेंगे कि हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दो वैल्यूज हैं और इनके बीच में एक एंगल है थीटा। और हमने बोला फोर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एस कॉस थीटा के बराबर वैल्यू हमारी बनती है। जो वर्क होता है कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। सो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये 3 वैल्यू हमारी निकल करके आती हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो वर्क होता है वो वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्वांटिटीज। दैट वन इज
वन इज एफ फोर्स। अगर फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और फोर्स नहीं लग रहा है तो हमारा वर्क जीरो होगा। सबसे पहली कंडीशन फोर्स होती है कि अगर कोई बॉडी में मोशन आ रहा है तो बॉडी में मोशन लाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो हमारी फोर्स है। अगर फोर्स जीरो होगी तो हमारा वर्क ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। साथ ही साथ एक फ्रिक्शनलेस स्लाइडिंग में भी हमारी कोई फोर्स नहीं लग रही होती है, तो फ्रिक्शनलेस कंडीशन में भी हमारा वर्क जो है जीरो रहता है, एज देयर इज नो फोर्स गोइंग टू बी एक्ट ऑन इट। ऐसी कंडीशन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो, हमारा वर्क जो होता है जीरो रहता है। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा वर्क जो है जीरो के बराबर रहेगा। If the displacement is going to be zero, then work done is also going to be zero. अगर जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है विद टाइम, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क होगा हमारे द्वारा वो जीरो के बराबर होगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वांटिटी बनती है वो होता है एंगल। एंगल की बेसिस पर भी हमारा वर्क हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो। हम अलग अलग थीटा की वैल्यूज को यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, जिससे आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर हमारे थीटा की वैल्यू जो है वो 30 है तो कॉस 30 की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू हमारी 60 है, थीटा की वैल्यू हमारी 45 है, थीटा की वैल्यू हमारी 90 है, और थीटा की वैल्यू हमारी 180 के बराबर है। सो यहाँ पर cos 60, cos 45, cos 90, cos 180, ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं। cos 30 की वैल्यू जो रहती है √3/2 के बराबर रहती है। cos 30 बिकम इक्वल टू √3/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। cos 90 की वैल्यू होती है 0, एंड cos 180 की वैल्यू होती है -1। एंड जो cos 0 होता है, cos 0 उसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। cos 0 जो होता है उसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम देख पा रहे होंगे कि यहां से यहां की कंडीशन, यहां से अगर हम यहां देखें, दैट इज थीटा जो है हमारा 90 से छोटा है और 0 है या 0 से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी थीटा जो है पॉजिटिव वर्क दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में थीटा हमें पॉजिटिव वर्क दे रहा है। वहीं एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री अगर हमारा थीटा 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क जो है वो 0 आ रहा है। और वहीं अगर हमारा थीटा जो है वो 90 से ग्रेटर हो और 90 से ज्यादा हो और 180 के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क जो है वो नेगेटिव जा रहा है। तो ये चीजें एंगल पर भी इम्पैक्ट करती हैं और एंगल भी वर्क को इम्पैक्ट करता है ऑन देयर ऑन भी। सो कौन सी कंडीशन में हमारा वर्क मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वर्क, तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब थीटा 0 के बराबर होगा। क्योंकि थीटा जब 0 के बराबर होगा तो हमारा वर्क जो होगा वो F.S वेक्टर के बराबर है। तो वर्क हमारे पास Fs cos थीटा होता है और थीटा की वैल्यू हमारी 0 के बराबर है, तो वर्क हमारे पास हो जाता है Fs cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 है, तो वर्क हमारा बनता है Fs के बराबर। वहीं वर्क हमारा 0 कब होगा, 0 वर्क, 0
वर्क कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होगी, दैट इज वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 पर हमारा फोर्स होता है 0 होता है, तो वर्क हमारे पास ऐसी कंडीशन में 0 निकल करके आता है। एंड वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क नेगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 180 के बराबर होगी, एफ एस कॉस 180, एफ एस कॉस 180 की वैल्यू माइनस का 1 होती है, तो वर्क की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो वर्क इज इक्वल टू माइनस के एफ एस, दैट इज नेगेटिव। तो हम तीनों कंडीशन में देख रहे हैं थीटा के बेसिस पर, एक कंडीशन में वर्क पॉजिटिव भी आ रहा है, एक कंडीशन में वर्क नेगेटिव भी 0 भी आ रहा है, और एक कंडीशन में वर्क नेगेटिव भी आ रहा है। तो वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी आ रहा है, इवन इट इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज वर्क के बारे में बहुत सारी बातें की। आगे हम जानेंगे थीटा के बारे में इन डिटेल विद सम एग्जांपल। थैंक यू।